बच्चों, गृह विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 1 जिसका शीर्षक है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये लेसन 2 पार्ट में है, इसलिए आप दोनों भागों को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पारिवारिक बजट का अर्थ यानी पारिवारिक बजट है क्या। बच्चों, परिवार के आय व्यय को नियोजित करने अर्थात आय व्यय में संतुलन करने को ही बजट कहते हैं। बच्चों, मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है और वो परिवार में अपना जीवन यापन करता है और प्रत्येक सदस्य परिवार के एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और बच्चों, परिवार में जो सदस्य होते हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और प्रत्येक परिवार ये चाहता है कि उसकी जो इनकम है या आमदनी है उससे उसके अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और लेकिन ये जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी जो प्रबलता यानी कि उसकी जो आवश्यकता होती है वो घटती बढ़ती रहती है और प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास किए जाते हैं। तो इस संबंध में बजट बनाया जाता है और उसी के अनुसार व्यय करके चलने से परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सुचारू रूप से बनी रहती है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहते हैं और इसी की वजह से आय व्यय में संतुलन बना रहता है। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग आइए जानते हैं कि पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। और इस संबंध में कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी रखी हैं, जिनमें क्रेग तथा रश द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, बजट जो होता है वो भूत के व्यय यानी कि पिछला जो खर्चा हुआ है, भविष्य के अनुमानित व्यय यानी जो भविष्य में खर्चा होने वाला है और वर्तमान में जो मद हैं उन पर जो खर्च हो रहा है उस पर जो निश्चित खर्च है या निश्चित व्यय है उसका लेखा जोखा है। इसको हम दूसरे शब्दों में पढ़ दें। बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। और बच्चों, पारिवारिक बजट के कुछ उद्देश्य होते हैं कि पारिवारिक बजट का निर्माण क्यों किया जाता है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बजट को हम बनाते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले है परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी कुल आय का सही विवरण रखना। इसमें ये होता है बच्चों कि परिवार में जितने सदस्य हैं और वो कमा रहे हैं तो उनकी जो टोटल आय होती है, कुल आय को हम एक जगह लिख लेते हैं और उसी के अनुसार बजट बनाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखना। तो बजट बनाते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारे रहन सहन का जो स्तर है उसी के हिसाब से बजट बनाना चाहिए। यदि हमारा स्तर मध्यम वर्ग वाला है तो हमें उसी हिसाब से अपने बजट को तैयार रखना चाहिए, उसको उच्च वर्ग जैसा नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बच्चों आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना। आकस्मिक कार्य जैसे मान लो अचानक कोई खर्चा आ जाता है तो उसके लिए यदि हम बचत नहीं करेंगे या हमारे पास कुछ धन बचा नहीं रहेगा तो हमारे लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना। बच्चों, अगर मान लो हमारे घर में परिवार में कई सदस्य हैं और जो कुछ कर सकते हैं तो उनको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे घर में औरतें जो होती हैं उनको अपने खाली समय में सिलाई कढ़ाई कर लेना चाहिए, अचार पापड़ मुरब्बा ये सब बना के परिवार में अपनी आमदनी जोड़नी चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों पांचवा पॉइंट परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना।
बच्चों, परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो बेवजह खर्च करते रहते हैं, तो उनको अनावश्यक खर्च करने को मना करना चाहिए और उन्हें बचत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो उन्हें जो छोटे बच्चे हैं घर में, उनको शुरू से ही उनमें ये आदत डालनी चाहिए कि वो उन्हें जो पॉकेट मनी मिलती है वो उसका दुरुपयोग ना करें, उसको बचा कर रखें। इसके बाद आता है बच्चों पारिवारिक बजट का महत्व या लाभ, यानी कि अगर हम बजट बनाते हैं तो उससे हमको क्या क्या लाभ मिलता है। तो इसको हमने कई पॉइंट्स में बांट रखा है, जिसमें सबसे पहला जो लाभ होता है वो गृहिणियों को होता है। पारिवारिक बजट से सबसे ज़्यादा जो है गृहिणियों को ही लाभ होता है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि गृहिणियों को क्या क्या लाभ होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। बच्चों, यदि गृहिणी परिवार में बजट बनाती है तो बजट बनाने से एक मोटा मोटा खाका दिमाग में तैयार हो जाता है कि हमें कितना खर्च करना है और कितनी हमारी बचत है, कितनी हमारी आमदनी है। तो इससे जो फिजूल खर्च होते हैं वो बच जाते हैं। इसके बाद आता है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। बच्चों, यदि बजट बना रहता है तो उससे आय व्यय में संतुलन बना रहता है, यानी कि जितनी चादर हमारे पास होती है उतना ही हम पैर फैलाने की कोशिश करते हैं। और यदि हम बजट नहीं बनाएंगे तो हमें अपनी व्यय का पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से फिजूल खर्ची होती रहेगी और हमारा जो खर्चा है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, उसमें उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद आता है मितव्ययता की आदत के विकास में सहायक। बच्चों, मितव्ययता शब्द से कई लोग ये आशय लगाते हैं मितव्ययता का मतलब होता है कंजूसी, लेकिन मितव्ययता का मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं होता है। मितव्ययता की जो आदत होती है वो हर घर के सदस्यों में होनी चाहिए, जिसकी वजह से परिवार में फिजूल खर्ची नहीं होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है बच्चों पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। बच्चों, यदि गृहिणी बजट बनाती है तो उससे उधार लेने से वो बच सकती है और उसे उधार लेने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता रहता है कि हमारे पास इतना धन है, इतने से ही हमको काम करना है। इसके बाद आता है बच्चों परिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। बजट बनाने से बच्चों जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है, क्योंकि बजट के द्वारा हम जान सकते हैं कि किस आवश्यकता को पहले पूरा करना है और किस आवश्यकता को बाद में पूरा करना है। जैसे मान लो परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी फीस, ड्रेस, इन सब में जो पैसा लग रहा है उसको पूरा करना सबसे पहले आवश्यक है। बाद में जो बाकी घर के खर्चे हैं वो सब पूरे किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पारिवारिक बचत में सहायक। अगर हम बजट बनाते हैं तो उसमें बचत का भी प्रावधान रखते हैं, तो इस तरह से हमारे परिवार में बचत की जो आदत है वो विकसित हो जाती है। इसके बाद आता है बच्चों रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। बच्चों, यदि हम बजट बनाते हैं उससे जो पैसा बचता है, फिजूल खर्ची नहीं होती है, उससे हम अपने परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा बना सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों आठवां पॉइंट पारिवारिक सुख, शांति एवं समृद्धि में सहायक। बच्चों, यदि हम बजट बना के रखते हैं तो हमें अपने आय का, व्यय का पता रहता है और बचत का भी पता हमको लग जाता है। तो उस हिसाब से हम बैलेंस बनाकर अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो गृहिणी होती है वो सबका ध्यान रखती है और कौन सी आवश्यकता सबसे जरूरी है उसको पूरी करती है, और जो आवश्यकता उतनी जरूरी नहीं रहती है उसको बाद में पूरी करती है। तो इस तरह से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान लो जैसे घर में बेटी को एक सूट चाहिए और बेटे को फीस जमा करना है स्कूल में, तो पहले वो बेटे की स्कूल का फीस जमा करती है, बाद में बच्ची का कपड़ा लेती है। तो इससे परिवार में बैलेंस बना रहता है, क्योंकि फीस सबसे ज़्यादा जरूरी है और कपड़ा कम जरूरी है। तो पहले उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके दूसरी की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, तो परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है, गृह कलेश नहीं होता है। इसके बाद आता है बच्चों
बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्रियों को लाभ। इसके पहले गृहिणियों को लाभ था, फिर अर्थशास्त्रियों को लाभ। बच्चों, पारिवारिक बजटों का व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण करने से गृहिणियों को लाभ तो होता ही होता है, साथ ही साथ अर्थशास्त्रियों को भी लाभ होता है और अर्थशास्त्रियों को अपने अध्ययन व शोध क्षेत्र में इसका लाभ होता है। जैसे पारिवारिक बजटों का जो अध्ययन और विश्लेषण करके अर्थशास्त्री उन्हें विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति होती है उसका वो आकलन कर लेते हैं और सरकार के सहयोग से नागरिकों की जो आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिति होती है उसको भी सुधारने का वो प्रयास करते हैं। जैसे टैक्स वगैरह जो होता है उसमें कमी करके नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। और बजट से इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि परिवार में किन किन मदों पर खर्चा किया जा रहा है और बजट पर बढ़ती हुई महंगाई के ना पड़ने वाले प्रभावों की भी जानकारी हो जाती है। और अर्थशास्त्री को देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके रहन सहन के स्तर में भी जानकारी हो जाती है और वो उनके स्तर को सुधारने का उचित सुझाव भी दे सकता है। इसके बाद आता है बच्चों समाज सुधारकों को लाभ। अर्थशास्त्रियों को लाभ के बाद समाज सुधारकों को लाभ है। समाज सुधारक पारिवारिक बजट के अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण एवं उनके हल हमेशा ढूंढा करते हैं और प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति समाज सुधारक का कार्य करते हैं और समाज सुधारक जो होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य समाज में होने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके उनका निवारण करना होता है। तो बजट का सीधा प्रभाव तो परिवार पर ही पड़ता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से समाज सुधारकों को भी इसका लाभ मिलता है। जैसे वो समाज से गरीबी व दरिद्रता दूर करने में सहायक होता है और वो नागरिकों में विलासिता तथा नशीली वस्तुओं पर होने वाले जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उनको रोकने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और जो इस प्रकार जो धन बचते हैं उस धन को समाज सेवा और राष्ट्र के निर्माण में लगाने की वो प्रेरणा देता है और समाज में जो गरीब होते हैं उनका शोषण वो बंद कर सकता है तथा जो दलित वर्ग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को भी समाज सुधारक सुधार सकता है। इसके बाद आता है बच्चों सरकार को लाभ। बच्चों, अर्थशास्त्री तथा समाज सुधारक पारिवारिक बजट का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और सरकार को इस रिपोर्ट से देश की जो जनता होती है उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान करता है तथा वह जनता के सुधार के लिए प्रयास करती है। जैसे सरकार क्या करती है कि जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं उन पर ज्यादा कर लगाकर उनके उपयोग पर नियंत्रण रख सकती है और नागरिकों में आय को बढ़ाने और बचत करने को प्रोत्साहित करती है तथा मनोरंजन आदि पर होने वाले जो खर्चे होते हैं उनको नियंत्रित करके सरकार उन पर टैक्स लगा सकती है। इससे जो अनावश्यक खर्चा होता है उस पर कंट्रोल हो जाता है और साथ ही साथ जो सरकारी आय होती है उसमें वृद्धि भी होती है। तो बच्चों, इससे स्पष्ट है कि पारिवारिक बजट का अध्ययन सरकार के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। लेकिन कुल लाभ को मिलाकर हम देख सकते हैं कि पारिवारिक बजट का जो महत्व है वो केवल परिवार की गृहिणी तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका लाभ अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों और सरकार को भी मिलता है। इसलिए बच्चों, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में जब वे अपना परिवार संभालें तो पारिवारिक बजट का पालन करके अपने परिवार को सुखी जरूर रखें। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों पारिवारिक बजट के प्रकार। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि पारिवारिक बजट के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है संतुलित बजट, दूसरा है घाटे का बजट और तीसरा है बचत का बजट। तो सबसे पहले आइए हम लोग संतुलित बजट के बारे में जान लें। बच्चों, इस बजट में जितनी आय होती है उतना ही खर्चा भी हो जाता है, यानी कि जितनी आमदनी होती है उतना ही व्यक्ति खर्च भी कर देता है। इसमें चूंकि बचत की कोई गुंजाइश नहीं होती है और ना ही कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के जो बजट होते हैं उसका निर्माण परिवार की पूरी आय को देखकर किया जाता है। लेकिन इस बजट में कमी ये होती है कि इसमें भविष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को बिल्कुल ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है और इस बजट से परिवार अपनी जो वर्तमान की प्रेजेंट टाइम की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर लेता है, लेकिन वो भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है।
तो बच्चों इसे मजबूरी का बजट माना गया है और इसे काम चलाऊ बजट भी कहते हैं और इसे उत्तम और आदर्श बजट के रूप में बिल्कुल नहीं लिया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों घाटे का बजट। बच्चों जब आय से अधिक खर्चा बजट में दिखाया जाता है तो वो घाटे का बजट कहलाता है और इस प्रकार के बजट में हमेशा उधार ही लेना पड़ता है। यदि उससे भी पूर्ति नहीं होती है तो जो घर की वस्तुएं हैं जैसे सोना चांदी है इन सबको भी बेचना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए, हमेशा इससे बचना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखकर कभी भी घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे जो परिवार की अर्थव्यवस्था होती है वो बिल्कुल चरमरा जाती है और परिवार जो है आर्थिक संकट से यानी कि वो कर्ज से लद जाता है। बच्चों लेकिन ये है जो बजट है कभी अगर कोई बनाता भी है तो ये कम समय के लिए बनाया जाता है क्योंकि लगातार घाटे का बजट बनाने से परिवार कर्ज से दब जाएगा। जो कुशल और बुद्धिमान गृहिणी है वो सदैव घाटे के बजट से बचती है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा बचत का बजट। बच्चों ये बजट सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमेशा उनकी पूर्ति होती रहती है और भविष्य के लिए भी बचत कर लिया जाता है और इस बजट से परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनकी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और आय व्यय में संतुलन भी बना रहता है और इसके साथ साथ भविष्य के लिए भी कुछ धन बचा कर रख लिया जाता है। और बच्चों इस बजट को अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि ये बजट सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है और इस बजट से परिवार सदैव सुखी, संपन्न व संतुष्ट रहता है और कभी भी परिवार के सामने आर्थिक संकट या ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिवार सुखी और समृद्धशाली रहता है। इसलिए बच्चों इसलिए इस बजट को बनाने पर जोर देना चाहिए। इसके बाद आते हैं बच्चों पारिवारिक बजट के जो कुछ मद हैं यानी कि परिवार में किन किन चीजों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है, किन किन चीजों पर खर्चा किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें पहला पॉइंट है आहार एवं संबंधित सामग्री। यानी कि बच्चों सबसे पहले जो पहला मद है यानी कि हम जिस पर खर्च करते हैं वो आहार या भोजन कहलाता है। बच्चों भोजन परिवार की मूलभूत आवश्यकता होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण मद होता है, अतः इसे सबसे पहले लिया जाता है और परिवार की आय का जो अधिकांश भाग होता है इसी मद यानी कि भोजन पर ही खर्च होता है और जैसे आय बढ़ती है उसके साथ भोजन पर व्यय का जो अनुपात होता है वो कम हो जाता है और इस मद में जो खाद्य सामग्री यानी कि खाने की जो सामग्री होती है उसके अलावा अन्य वस्तुएं की भी जरूरत होती है जैसे ईंधन वगैरह है, इन सब की इसमें इस पर भी बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। और पोषण विज्ञान की शिक्षा ने भी प्रत्येक परिवार को यह ज्ञान दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति पौष्टिक और संतुलित आहार खाए, तो इसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अतः इस प्रकार के मद में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती है। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा पॉइंट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद। बच्चों पारिवारिक बजट का जो दूसरा मद है वो वस्त्र और परिधान है। इसके अंतर्गत पहनने व ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े हैं, सिलाई पर होने वाला खर्चा है, इस मद पर गृहिणी को अत्यंत सावधानी से खर्च करना होता है और चूंकि ये मद पर जो खर्चा होता है वो घटाया बढ़ाया जा सकता है और ये जरूरी नहीं कि फैशन के अनुसार ही कपड़े बनाए जाएं। इस मद में पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं उसके अलावा तौलिया है, चादर है, बिस्तर, ये सब भी आते हैं। तो दूसरे खर्चे में कटौती करके इस मद पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है बच्चों आवास संबंधी मद। आवास यानी मकान चाहे बच्चों स्वयं का हो या किराए का हो, दोनों ही स्थिति में इस मद पर खर्च करना पड़ता है और स्वयं का मकान होने पर किराए की बचत तो हो सकती है लेकिन पानी का टैक्स, हाउस टैक्स, घर की पुताई, मरम्मत, इन सब पर खर्चा होता है। इसके लिए बजट में कुछ प्रतिशत बचत करना आवश्यक होता है। इसके बाद आता है बच्चों की शिक्षा संबंधी मद। बच्चों ये मद भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चों की शिक्षा पर पूरे खर्च को दिखाया जाता है, जैसे हर महीने की फीस, किताब, कॉपी, पत्र पत्रिकाएं, ये सब
इन सब पर होने वाला खर्चा इस मद में आता है। और परिवार के जो सदस्य होते हैं अगर वे बीमार होते हैं तो उन पर नहीं बच्चों, इसके बाद वाला पॉइंट है, हमने इसी में इसको ऐड कर लिया। हाँ, तो इसके बाद आते हैं बच्चों स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी मद। बच्चों परिवार में जो सदस्यों की बीमारी होती है उस पर जो खर्चा होता है उस पर जो खर्चा होता है वो भी इसमें जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों यातायात एवं वाहन संबंधी व्यय। बच्चों हमारे पास यदि कोई वाहन है तो उस पर जो खर्चा हो रहा है, उससे हम कहीं आते जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ या और कहीं जगह, तो उस पे जो खर्चा होता है, या हम किसी और यातायात के साधन से जाते हैं तो उस पर जो खर्चा होता है वो इस मद में आता है। ये मद भी आवश्यक होता है क्योंकि अक्सर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है बच्चों व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद। बच्चों प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी आदतें होती हैं और रुचियां होती हैं जो कि सबकी अलग अलग होती हैं। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पान सिगरेट पान मसाला इन सब का सेवन करता है, चाय कॉफी इन सब पे अपना खर्चा करता है। साथ ही साथ जो औरतें होती हैं वो अपने श्रृंगार प्रसाधन पर खर्च करती हैं। उनकी जो किट्टी पार्टी होता है इन सब का जो खर्चा होता है वो व्यक्तिगत खर्च में आता है। और जो मनोरंजन है, मनोरंजन पर जो खर्चा होता है वो भी इसी मद के अंतर्गत आता है। इसके बाद है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पारिवारिक बचत संबंधी मद। बच्चों बचत भी बजट का आवश्यक मद है। अपनी आय का जितना भाग परिवार आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचाता है वही बचत कहलाता है। और बचत को भविष्य की आवश्यकताओं जैसे विवाह है, बीमारी है, मुकदमे हैं, मकान बनाना, शिक्षा, इन सब पर जो खर्चा किया जाता है वो इसमें जोड़ा जाता है। भविष्य की आवश्यकताएं बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और जहां तक हो सके कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में थोड़ा कमी करके नियमित रूप से रोज रोज कुछ ना कुछ धन बचाना चाहिए। यदि तो थोड़ी भी धनराशि हम रोज बचाएंगे तो वो भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और कहा भी गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि हम थोड़ा थोड़ा पैसा रोज इकट्ठा करते जाएंगे तो वो एक बड़ी राशि के रूप में हमको एक दिन आनंद की अनुभूति दिलाएगी। इसके बाद आते हैं बच्चों एंजिल द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत। बच्चों ये जो एंजिल हैं ये इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लें। बच्चों एंजिल जो हैं वो जर्मन अर्थशास्त्री थे। ये जर्मन अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजिल जो थे इन्होंने आय का व्यवस्थित अध्ययन 1857 में प्रस्तुत किया। और डॉक्टर एंजिल ने जो निष्कर्ष प्राप्त किए वे थे कि उन्होंने सैक्सोनी प्रांत के विभिन्न परिवारों के विभिन्न वर्गों के परिवारों को 3 भागों में बांटा। उनके अनुसार जो 3 वर्ग थे, पहला था धनी वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा श्रमिक वर्ग यानी मजदूर का वर्ग। तो इन्होंने अपने इस नियम को खम्भ चित्र के द्वारा दर्शाया है। आओ बच्चों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों एंजिल ने ये दिखाया है कि पारिवारिक आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे परिवार द्वारा भोजन पर किया जाने वाला जो खर्चा होता है उसका प्रतिशत घटता जाता है। इसके विपरीत जो विलासिता वगैरह है उस पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। इसको हम इस चित्र को इस माध्यम से समझते हैं। जैसे ये जो खड़ी लाइन की ये जो खड़ी लाइन का जो एक खंभ है वो धनी वर्ग का है और जो बेड़ी लाइन है वो मध्यम वर्ग का खंभ है और जो जालीनुमा है वो श्रमिक वर्ग, जो जालीनुमा है ये श्रमिक वर्ग का खंभ है। तो इस खंभ को देखकर हम जान सकते हैं कि जो पहली लाइन है ये धनी वर्ग का है, ये जो दूसरी लाइन है ये मध्यम वर्ग का है, ये जो तीसरी लाइन है ये श्रमिक वर्ग का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो धनी वर्ग हैं उनका जो खर्चा है भोजन पर वो सबसे कम है। फिर जो मध्यम वर्ग का है उससे थोड़ा ज्यादा है यानी 55% है। और जो श्रमिक वर्ग हैं वो भोजन पर अपना
सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है 60%। तो इस खम्भ चित्र को हम देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है वो अपना पैसा भोजन पर ज्यादा खर्च करता है, मध्यम वर्ग उससे कम खर्च करता है, और जो धनी वर्ग है वो सबसे कम खर्च करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं वस्त्र पर। यहाँ पर धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है, इन तीनों का जो वस्त्र पर खर्चा है इनके अनुसार ये स्थिर है। इसके अलावा जो आवास पर खर्चा है वो धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग तीनों वर्गों का जो खर्चा इस पर बराबर है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रकाश पर। प्रकाश में भी धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग का जो खर्चा है वो स्थिर है। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पर। इसमें आप लोग देख सकते हो कि धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग इन तीनों के खर्चे का जो प्रतिशत है वो तीनों बिल्कुल अलग अलग है। इसमें शिक्षा पर जो धनी वर्ग है वो ज्यादा खर्च कर रहा है 15%, और जो मध्यम वर्ग है वो 10% खर्च कर रहा है, और जो श्रमिक वर्ग है वो 5% खर्च कर रहा है। तो इस तरह से हम बच्चों ये समझ सकते हैं इनके खम्भ चित्र को देखकर कि आय में परिवर्तन होने पर मकान, वस्त्र, ईंधन, बिजली आदि पर होने वाले व्यय का जो प्रतिशत है वो सदैव स्थिर रहता है, और आय में वृद्धि होने पर शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय का जो प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है। तो इस खम्भ चित्र के माध्यम से बच्चों आप इनके नियम को समझ चुके होंगे। बच्चों एंजिल के बजट को आलोचना का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बजट को देखने से ये ज्ञात होता है कि जो आज के युग में ये बजट व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इस बजट में कुछ कमियां हैं। जैसे पहली कमी क्या है कि इन्होंने ये दिखाया है कि उच्च तथा मध्यम आय वर्ग में भोजन की जो धनराशि होती है वो अधिक है और मकान का किराया कम है। और दूसरी कमी ये है बच्चों कि इस बजट में कपड़ों का जो प्रतिशत है वो सभी वर्गों में बराबर है, जबकि जो निम्न वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में कपड़ों पर खर्चा अधिक होता है। और इसके बाद जो तीसरी कमी आती है वो इसमें ईंधन, पानी, बिजली पर भी जो आय है वो उसमें जब बढ़ोतरी होती है तो उसके साथ साथ उसका प्रतिशत भी बढ़ता जाता है, जबकि बजट में इसका प्रतिशत समान दिखाया गया है। इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट ये है, चौथी कमी ये है कि एंजिल के बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि भविष्य के लिए हमें बचत करना बहुत आवश्यक होता है ताकि परिवार को उधार ना लेना पड़े। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रतिवर्ष बजट का जो अनुमानित बजट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे और मितव्ययता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप दूसरा वीडियो भी हमारा ध्यान से देखिएगा, और जो ना समझ में आए उसको हमें लिखकर पूछिए या कमेंट के जरिए पूछिए। धन्यवाद।